ओके, तो आगाज कर रहे हैं हम आज के वेबिनार का। जो नए लोग आए हैं उनको मैं थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन देता चलूँ। पहले सॉफ्टटेक माइक्रो सिस्टम के बारे में। सॉफ्टटेक बेसिकली किस चीज़ पे आप प्रोवाइड कर रहा है, किस चीज़ की कंपनी। तो आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, आपको इंट्रोडक्शन पूरी दिख रही होगी स्क्रीन के ऊपर ही। तो सॉफ्टटेक माइक्रो सिस्टम डेट 33 जो है, सॉफ्टटेक जो है आईटी फील्ड के अंदर एक्सपीरियंस है, और वो कैरी कर रहा है साइबर सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स हो गए, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के प्रोडक्ट हो गए, आपके नेटवर्क सिक्योरिटी के हो गए, डेटा स्टोरेज के हो गए, आपके डेटा सेंटर जैसे हो गए। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं अपना सॉफ्टवेयर के थ्रू। हम लोग जो है डिस्ट्रीब्यूटर हैं ऑल ओवर द पाकिस्तान। हमारे जो है टोटल पार्टनर्स जो हैं अराउंड पाकिस्तान वो टोटल है 145, और जो हमारे टोटल कस्टमर हैं ऑल ओवर द पाकिस्तान वो अराउंड 3500 है। तो बेसिकली हम जो है ये केटर कर रहे हैं पूरी मार्केट को, जो साइबर सिक्योरिटी को हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, जो वायरस जो लोग जो अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फेस कर रहे होते हैं, जो डेटा लॉस हो रहा होता है, तो हम वो सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं उसके थ्रू। साइबर सिक्योरिटी के थ्रू जो हमारे ब्रांड कैरी हम कर रहे हैं वो है सोफोस है। सोफोस के अंदर आपके पास आ जाता है फायरवॉल्स आ जाती है, एंड पॉइंट प्रोटेक्शन आ जाता है। फिर आपका हम नेक्स्ट आता है हमारा बाराकूडा आ जाता है। बाराकूडा के अंदर आपका ईमेल सिक्योरिटी आ जाता है, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल्स आ जाती है, क्लाउड जेन फायरवॉल आ जाती है, वेब सिक्योरिटी आ जाती है। फिर ओवरलैंड टेनबर्ग है। ओवरलैंड टेनबर्ग में आपका एल टेप ड्राइव्स आ जाती हैं, जैसे LTO 8 हो गई, LTO 9 हो गई, और LTO 7 हो गई। तो ये डेटा स्टोरेज के ऊपर काम कर रही होती है, टेप कार्ट्रिजेस हो गई। तो ओवरलैंड टेनबर्ग वो कर रहे होते हैं। उसके बाद आपका स्केल कंप्यूटिंग जो हमारा आज टॉपिक है, हम उसके ऊपर आज कवर करेंगे। तो शॉर्ट इंट्रोडक्शन देंगे हम स्केल कंप्यूटिंग का। उसके बाद हम लोग जो है प्रोडक्ट का जो हमारा लाइव डेमो है उसकी हम लोग तरफ चलेंगे, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी इस पे स्केल कंप्यूटिंग के ऊपर जो है अपने सेशन जो थे पहले, जो ब्रीफ हम लोग देते थे स्केल कंप्यूटिंग के ऊपर, हम उसके ऊपर ऑलरेडी दे चुके हैं। इसलिए हमने जो है डायरेक्ट आज जो है प्रोडक्ट जो डेमो है हमारा, बेसिकली डेटा सेंटर चल रहा है स्केल कंप्यूटिंग का, वो हम उसके ऊपर पूरा आपको बताएंगे। और स्केल कंप्यूटिंग का डेटा सेंटर है वो आपको बेनिफिट्स कैसे प्रोवाइड कर रहा है, और ये जो इसका जो मैनेज करता है वर्चुअल मशीन जो है स्किल कंप्यूटिंग में, कैसे आप बेसिकली आप इसका मैनेज कर सकते हैं। तो स्किल कंप्यूटिंग में ये चीज़ें आती हैं। आग सब में आपके पास जो है डाटा स्टोरेज वो आ जाता है, आपका डाटा बैकअप आ जाता है, आपका आपका डिजास्टर रिकवरी आ जाती है। उसके बाद हमारे एडवांटेज 2000 है, जो आपके जो है IP फोन होते हैं, IP आपके PBX हो गए, वो उसमें आ जाता है। फिर अस्ट्रा वॉइस है। अस्ट्रा वॉइस में आपके पास आ जाता है, ऐसे कॉल रिकॉर्डिंग हो गई है, वो चीज़ आ जाती है। उसके बाद जो है हमारा एल कैटेल लूसेंट में जो आपका IP सिप फोन्स आ जाते हैं। फिर हमारे पास एंड पॉइंट प्रोटेक्टेड डेटा लॉस प्रिवेंशन एक हमारा कुछ ऑफिस है। तो बेसिकली ये आपको मैं शॉर्ट ब्रीफ दिया है हमारे जो ब्रांड्स हम कैरी कर रहे हैं इस चीज़ का। हम आगे फॉरवर्ड करते हैं। आज जो आज का टॉपिक है स्केल कंप्यूटिंग प्रोडक्ट लाइव डेमो, तो हम उसकी तरफ अपना आगाज करेंगे। हमारे जो टेक्निकल इंजीनियर होते हैं फरीद साहब, वो जो है ऊपर आप पूरा सेशन कंडक्ट करेंगे, और सारी चीज़ उसमें टेक्निकल चीज़ें होंगी, वो चीज़ें बताई जाएंगी जो आपके इसमें जो हो डेटा सेंटर कैसे रन कर रहा है और कैसे वर्चुअल मशीन चल रही हैं, वो सब चीज़ें बताई जाएंगी। तो किसी को कोई भी क्वेश्चन हो बिल्कुल कर सकता है इस चीज़ के ऊपर, कैसे वर्चुअल मशीन चल रही है, कैसे मैनेज हो रही है, या कोई भी आपका जो आपका सेशन जो आज हो रहा है उसके मुताबिक कोई भी आपका क्वेश्चन हो आप बिल्कुल कर सकते हैं। उसके बाद जो है आपकी कोई भी अगर प्रोडक्ट से रिलेटेड आपकी कोई भी क्यूरी हो तो आप हमें बिल्कुल मेल करिएगा, ताकि हम उसके ऊपर आपके अगर 1-to-1 सेशन करना चाहते हैं तो 1-to-1 सेशन करेंगे उस चीज़ के ऊपर। तो हम स्टार्ट करते हैं आज के वेबिनार का। आज के हमारे सरफरीद हैं उसमें कंटिन्यू करते हैं। तो ओवर टू सरफरीद। Thank you, Kashyap, and also thank you very much to all to attend this webinar. स्पेसिफिकली हम स्केल कंप्यूटिंग के हवाले से बहुत सारे वेबिनार कंडक्ट कर चुके हैं। चूंकि हमारे पास उस वक्त क्या कहते हैं अवेलेबल नहीं थे इसके क्लस्टर, नाउ वी हैव कंप्लीट क्लस्टर इन आवर ऑफिस। इसीलिए हम अब इसको एक स्टेप आगे लेके जा रहे हैं, ताकि प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन के साथ साथ हम प्रैक्टिकली आपको बता सकें कि ये किस तरह आपके डेटा सेंटर में एक 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 रेवोल्यूशनरी चेंज हो सकता है, जिससे आप अपना आसानी से एक प्राइवेट क्लाउड आप अपने डेटा सेंटर में खुद बिल्ड कर सकते हैं। मोस्टली हम इनिशियली जो टॉपिक कवर करेंगे इट इज हाइपर कोर 3, जो कि हमारा सोल्यूशन है, विच इज आल्सो कॉल्ड HC3, जिसमें आर्किटेक्चर होगा, डिप्लॉयमेंट ऑप्शन आपके पास क्या क्या अवेलेबल हैं, और इसके फॉर्म फैक्टर क्या क्या हैं, हम उसको सबसे पहले कवर करते हैं। हाइपर कोर HC3 जो है वो हाइपर कन्वर्ज या हाइपर कन्वर्जेंस इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कि इंटीग्रेटेड आपको करता है कंप्यूट को, स्टोरेज को और वर्चुअलाइजेशन को।
और इस इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको कंप्लीट एक HCI सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। जो की फैक्टर हैं या की फीचर्स हैं इस प्रोडक्ट के, जिसमें नंबर 1 आता है सिंप्लिसिटी, नंबर 2 है स्केलेबिलिटी, नंबर 3 हमारे पास है अवेलेबिलिटी, नंबर 4 है अफोर्डेबिलिटी, और इसका एक सेंट्रलाइज मैनेजमेंट होगा जो कि किसी भी कॉम्प्लेक्स या सिंपल डेटा सेंटर को या इंटरप्राइज डेटा सेंटर को आपके जो है ना वो कंप्लीट सिंगल मैनेजमेंट कंसोल के थ्रू ये मैनेज करेगा। सिंप्लिसिटी अगर देखें तो यूनिफाइड मैनेजमेंट है, प्री कॉन्फ़िगर स्टोरेज आपको मिल जाता है और इसकी डिप्लॉयमेंट विद इन आवर अपने डेटा सेंटर में आप खुद कर सकते हैं। स्केलेबिलिटी में फ्रॉम अ सिंगल नोड टू द मल्टीपल नोड आप इसको ग्रो कर सकते हैं और डिफरेंट नोड्स की डिफरेंट हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन के बावजूद आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं इन अ सिंगल क्लस्टर। नंबर 3 हमारे पास आ जाता है अवेलेबिलिटी, विच इज कॉल्ड सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म बिल्ट इन। यानी अगर आपने इसका एक क्लस्टर डिप्लॉय कर दिया और आपकी प्रोडक्शन की डिफरेंट वर्चुअल मशीन्स हैं, अगर वो किसी एक नोड फेल हो जाती है किसी भी वजह से, हार्डवेयर की वजह से या नेटवर्क की वजह से, व्हाटएवर जो भी पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, लेकिन उसके बावजूद आपका डेटा सेंटर डाउन नहीं होगा, आपकी प्रोडक्शन की एप्लीकेशन डाउन नहीं होंगी, गारंटीड। विद इन अ 3 मिनट आपकी जो प्रोडक्शन की वर्चुअल मशीन है वो रिस्टोर हो जाएंगी उसी स्टेट के ऊपर जिस स्टेट पे वो ब्रेक हुई थी। इसके अंदर बिल्ट इन बैकअप और एप्लीकेशन मौजूद है और DR एज अ सर्विस इसके अंदर मौजूद है, जिससे आप अपनी क्लाउड में एक डेटा सेंटर यानी कि DR साइट बिल्ड कर सकते हैं फॉर डिजास्टर सिचुएशन। अच्छा, उसके बाद अफोर्डेबिलिटी में ये कंप्लीट स्टैक मिल जाता है, विच इज सॉफ्टवेयर जो भी किसी एक डेटा सेंटर या HCI सॉल्यूशन के लिए रिक्वायर्ड है वो इसके अंदर बिल्ट इन है, जिससे आपकी कॉस्ट और जो प्राइस है वो काफी रिड्यूस हो जाती है। सेंट्रलाइज मैनेजमेंट पे आपको कंप्लीट साइट मॉनिटरिंग मिल जाती है, साथ साथ आपको एप्लीकेशन और पॉलिसी डिप्लॉयमेंट मिल जाती है और अपग्रेड मैनेजमेंट है इसके अंदर। अपग्रेड मैनेजमेंट में आप विदाउट डाउन टाइम या डिस्ट्रप्टिव जो है ना वो तमाम नोड्स को अपडेट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली की फीचर्स हैं इस सॉल्यूशन के। अच्छा, अब हम जो है वो इसके जो फॉर्म फैक्टर हैं, बल्कि हम इसकी जो क्या कहते हैं डिफरेंशिएट ट्रेडिशनल सर्वर और डिप्लॉयमेंट में जो डिफरेंस है हम उसको देखेंगे। बेसिकली ये एक कंपैरिजन आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, जो कि एक किसी भी एक कोई दूसरा 64 GB का रैम या HCI सॉल्यूशन डिप्लॉयड है, जबकि उस सॉल्यूशन में 64 GB तक जो है ना वो रैम सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम कंज्यूम करता है, ठीक है। और अगर दूसरा 32 GB का जो सॉल्यूशन है उसमें भी तकरीबन 64 GB जो है ना वो कंज्यूम कर लेगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम या हाइपर कन्वर्ज सॉल्यूशन, जबकि आप ऑन टॉप सिर्फ और सिर्फ 6 VM 6 GB की डिप्लॉय कर सकते हैं, जबकि 32 GB के मॉडल में आप सिंगल VM डिप्लॉय कर सकते हैं। जो कि हम आपको जो सॉल्यूशन ऑफर कर रहे हैं उसका जो बेस ऑपरेटिंग सिस्टम या जो हाइपरवाइजर है वो सिर्फ और सिर्फ 1 से लेकर 4 GB तक रैम कंज्यूम करेगा, ठीक है। और 64 GB मॉडल्स में आप आसानी से 6 GB की 10 VM डिप्लॉय कर सकते हैं, जबकि 32 GB के मॉडल में आप आसानी से 6 GB की 4 VM डिप्लॉय कर सकते हैं। इंटरेस्टिंगली इनके 16 GB के भी मॉडल्स मौजूद हैं और 8 GB के मॉडल्स भी मौजूद हैं, जो कि डिफरेंट एज एप्लीकेशन के लिए या एक माइक्रो डेटा सेंटर या एक मिनी डेटा सेंटर के लिए फुली फंक्शनल और कैपेबल है, ठीक है। तो ये बेसिकली एक फॉर्म फैक्टर डिफरेंस है जो कि बाकी प्रोडक्ट में आपको कंपैरिजन मिल जाएगा। उसके अलावा ये इसकी डिप्लॉयमेंट डायग्राम है आपके सामने।
ये इसकी डिप्लॉयमेंट डायग्राम है, जो कि एक सेंट्रल डेटा सेंटर के आपको बिल्कुल एक क्लस्टर नजर आ रहा होगा, और लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें तो ये आप इसके ऊपर बड़ी आसानी से अपनी डीआर या बैकअप साइट डिप्लॉय कर सकते हैं। अच्छा, डीआर क्लस्टर जो कि डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा आपके सेंट्रल डेटा सेंटर के साथ, और जो भी आपकी प्रोडक्शन की वर्कलोड है वो रेप्लिकेट होगा डीआर साइट के ऊपर, और एनी डिजास्टर सिचुएशन आप अपना वर्कलोड शिफ्ट कर सकते हैं डायरेक्ट डीआर साइट के ऊपर। अच्छा, उसके बाद आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आप बैकअप के लिए सिंगल नोड डिप्लॉय करें डीआर साइट के ऊपर। अच्छा, तीसरा ऑप्शन आपके पास आ जाता है गूगल क्लाउड के ऊपर, जो कि क्लाउड यूनिटी स्केल कंप्यूटिंग की अपनी एक प्रोडक्ट है जो कि डिप्लॉयड है गूगल क्लाउड के ऊपर। आप उसके ऊपर भी अपनी डीआर साइट बिल्ड कर सकते हैं ऑन अ क्लाउड, ठीक है। इसके अंदर तमाम वो सर्विसेज मौजूद हैं बिल्ट इन। आपने सिर्फ एक सर्विस लेनी है गूगल क्लाउड की, जो कि स्केल कंप्यूटिंग खुद ऑफर करता है, और आप उसको कनेक्ट कर देते हैं अपने क्लस्टर के साथ। डायरेक्टली आपकी जो डीआर है वो बिल्ड हो जाएगी क्लाउड में, और अपना वर्कलोड आसानी से शिफ्ट कर सकते हैं। अच्छा, फोर्थ ऑप्शन आपके पास आ जाता है NAS का, जो कि आपने क्लस्टर सेंट्रल डेटा सेंटर में आपका मौजूद है। आप NAS के ऊपर उसके डिफरेंट टाइप के बैकअप सिनेरियो रन कर सकते हैं, ठीक है, तो ताकि आपकी डेटा की प्रोटेक्शन अश्योर हो सके। अच्छा, राइट साइड के ऊपर जो ऑप्शन आपके पास आ जाता है विच इज वी कॉल एज कंप्यूटिंग या रिमोट ऑफिस या ब्रांच ऑफिस, यानी सेंट्रल डेटा सेंटर के साथ आप मल्टीपल लोकेशन के ऊपर डिफरेंट क्लस्टर या सिंगल नोड डिप्लॉय कर सकते हैं, विच आल्सो इंटीग्रेटेड विद द सेंट्रल डेटा सेंटर, ठीक है। और इन तमाम सिनेरियो को आप सिंगल सेंट्रलाइज वेब कंसोल से मैनेज करते हैं। तो ये कंप्लीट एक डेटा सेंटर का हायरार्की है, जो कि आपको ये क्लेम करता है कि आपका जितना कॉम्प्लेक्स डेटा सेंटर हो या ग्लोबली स्प्रेड हो या सिंगल लोकेशन के ऊपर हो, आप इसको सिंगल मैनेजमेंट कंट्रोल से कंट्रोल करते हैं। अच्छा, अब हम जाएंगे उसके फॉर्म फैक्टर के। फॉर्म फैक्टर में सबसे पहले जो इनका मॉडल आता है वो HE150, विच इज कॉल्ड माइक्रो एज, कैपेबल टू रन सिंगल टू 10 VM। सिंगल CPU होता है, जो कि Core i3, Core i5 और Core i7 के मॉडल्स मौजूद हैं, जो कि इंटेल न्यू अगर आपकी नजर से गुजरा हो तो वो बेसिकली इस साइज के माइक्रो एज सर्वर हैं इनके अपने, और इसमें आपको मैक्सिमम 8 GB से 64 GB रैम मिल जाती है। NVMe का भी ऑप्शन मौजूद है विच इज अप टू द 4 TB, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो मॉडल आता है वो HE500, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज, और it is a fully capable to run up to the 3 different applications। सिंगल CPU मॉडल्स मौजूद हैं इसके। हार्ड ड्राइव आपको up to the 8 TB मिल जाती है, SSD आपको up to the 1.9 TB मिल जाती है, और जो रैम है 32 से 128 GB रैम के मॉडल्स मौजूद हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है HC1200 और HC3000। इन दोनों में जो कोर डिफरेंस है वो GPU या NVMe का है, ठीक है ना। बाकी वो ऑलमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन हमें प्रोसेसर या रैम में सेम मिल जाती है। अच्छा, ये फोग और कोर के लिए दोनों है। 1U रैक सर्वर होता है, 10 से 100 एप्लीकेशन के लिए फुली कैपेबल है। सिंगल या ड्यूल CPU के मॉडल्स मौजूद हैं। अप टू द 16 TB हार्ड ड्राइव या स्पिन ड्राइव की कैपेबिलिटीज इसमें मौजूद है। SSD हमें मिल जाती है 7.6 TB तक। NVMe का जो ऑप्शन है वो हमें मिल जाता है तकरीबन 76.8 TB, और जो रैम है वो 64 GB से 1.5 TB रैम हमें मिल जाती है इस मॉडल में। अच्छा, नेक्स्ट मॉडल जो आता है वो आता है HC5000, जो कि बिल्ट इन GPU इनेबल्ड है। GPU जो इस सोल्यूशन में हम यूटिलाइज कर सकते हैं वो अगर हमारे पास कोई VDI की एप्लीकेशंस हैं या हेवी ग्राफिकल एप्लीकेशन हैं, ठीक है, तो उसके लिए ये हमें रिक्वायर्ड होता है विच इज GPU इनेबल्ड। अच्छा, उसमें हमें 2U रैक सर्वर होता है, 10 to 100 एप्लीकेशन के लिए फुली कैपेबल है। अप टू द 2 CPU के मॉडल्स हैं। हार्ड ड्राइव हमें 16 TB मिल जाती है, ऐसे स्पिन ड्राइव। SSD हमें इसमें मिल जाती है तकरीबन 7.6 TB,
और 64 GB से लेकर 1.5 TB रैम की कैपेबिलिटी इसके अंदर मौजूद है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है HC3 का क्लाउड यूनिटी। अच्छा, ये क्लाउड यूनिटी है कि आप इजीली DR क्लाउड में अपनी बिल्ड कर सकते हैं फॉर द डिजास्टर सिचुएशन। लैंड गेटवे फॉर द इजी प्रोविजनिंग डिप्लॉयमेंट इसके अंदर फंक्शनलिटी मौजूद होती है क्लाउड में। ठीक है, मल्टीपल डेटा सेंटर्स हैं EMEA रीजन में, जिससे आपको जो है ना वो किसी किस्म का कोई जो चैलेंज होगा बैंडविड्थ का वो नहीं मिलेगा। ओके अच्छा, अब हम बेसिकली डायरेक्टली मूव होते हैं डेमो की तरफ। ओके अच्छा, डेमो हम बेसिकली हाइपर कोर या HC3 जो हमारा सोल्यूशन है वो 1 2 3 बिल्ड योर डेटा सेंटर, यानी कि आप 3 स्टेप में अपना डेटा सेंटर डिप्लॉय कर सकते हैं। वो 3 स्टेप क्या हैं? नंबर 1, सबसे पहले आपने डिप्लॉय करनी है नोड और उसको कनेक्ट करना है नेटवर्क के साथ, यानी कि अपना सर्वर माउंट करें, प्लग इन करें लैन स्विच को, पावर अप करें अपनी आल नोड्स। सेकंड स्टेप हमें लेना पड़ेगा इनिशियलाइज नोड एंड क्लस्टर। ये 2 कमांड्स होती जो कि हमें इंडिविजुअली हर नोड के ऊपर बाय कनेक्टिंग दी कीबोर्ड एंड डिस्प्ले ऑन उसके बाद हम ये जो कमांड्स हैं हर नोड के ऊपर रन करेंगे उसके, और जब ये नोड्स हमारी इनिशियलाइज हो जाएंगी तो नेक्स्ट हमारा स्टेप होगा टू रन दी क्लस्टर कमांड विच बिल्ड द कंप्लीट क्लस्टर of your all nodes। थर्ड स्टेज पे हमारा डेटा सेंटर रेडी हो जाएगा, जो कि हमें एक लॉगिन विंडो अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, और हम अपना वर्कलोड आसानी से माइग्रेट कर सकते हैं या डिप्लॉय कर सकते हैं। ठीक है, और अपनी जो VMs होंगी उसको एक्सेस करेंगे थ्रू वेब, RDP या VNC। तो ये बेसिकली 1 2 3 हमारा ऑप्शंस है जिससे हम अपना डेटा सेंटर बिल्ड करते हैं। अच्छा, अब हम बेसिकली लाइव डेमो की तरफ जाएंगे जिसमें हम डेटा सेंटर के जो कोर ऑपरेशंस होते हैं उसको कवर करेंगे इसमें, जिसमें हम क्रिएट करेंगे अ न्यू VM। उसके बाद क्लोन करेंगे उस VM को, यानी कि अगर हमें इसी VM की एक क्लोनिंग करनी है, यानी कि सेम कॉपी बनानी है फॉर द डिफरेंट पर्पज या डिफरेंट यूज, हम इसमें एक्सपोर्ट कर सकते हैं VM को। फॉरेन VM जो होती हैं जस्ट लाइक Hyper-V की हो गई या VMware की हो गई, उसको हम इंपोर्ट कर सकते हैं इसमें बड़ी आसानी से। हम इस पे स्नैपशॉट क्रिएट कर सकते हैं जिसमें हम मल्टीपल स्नैपशॉट स्केड्यूल बेस्ड स्नैपशॉट कर सकते हैं या इंस्टेंटली कोई भी स्नैपशॉट क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, हम स्नैपशॉट को डायरेक्टली माउंट कर सकते हैं इन एनी VM, ताकि अगर हमें कोई स्नैपशॉट से कोई डेटा रिकवर करना है स्पेसिफिक तो हम किसी भी VM में उसको माउंट कर सकते हैं, या फिर वो स्नैपशॉट से डायरेक्टली एक वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हम देखेंगे नोड फेल ओवर, कि हम अगर इन केस हमारी नोड किसी वजह से फेल हो जाती है, ठीक है, तो हम टेस्टिंग पर्पज के लिए कुछ यहाँ पे एक्टिविटी करेंगे जिससे हम नोड को फेल ओवर कराएंगे, और हम देखेंगे कि कितनी देर में हमारी जो VM है वो दूसरी नोड के ऊपर वापस रिस्टोर हो जाती है। ठीक है, ये बेसिकली हमारा पूरा ऑपरेशन होगा जो कि अभी हम कंडक्ट करेंगे लाइव डेमो के ऊपर। ओके, तो अभी बेसिकली ये प्रोसीजर होगा। अब हम इसको स्विच करते हैं अपनी स्क्रीन को क्लस्टर के ऊपर। मीनवाइल जब तक स्विच कर रहे हैं तो किसी कोई क्वेश्चन है तो वो कर सकता है बिल्कुल अपने साथ चैट बॉक्स पे लिख के क्वेश्चन, या अनम्यूट कर सकता है अपना जब तक हम लोग स्विच कर रहे हैं, ताकि आप एक क्वेश्चन डेमो ले लें इसमें। अगर सबको क्लियर हो रहा है तो वो भी मुझे बता दें, अपना फीडबैक देते हैं कि सब कुछ क्लियर है, समझ में आ रही चीज़ें, ताकि हम जो है ये समझे कि आपको हम जो समझा रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है। ऐसा ना हो कि हम सिर्फ बोलते जाओ और समझ किसी को मैं कोई बता भी नहीं रहा हूँ। मेरे ख्याल ये बिल्कुल कश्यप ठीक कह रहे हैं कि हम पहले बेसिकली देख लेते हैं कि हमारे पास कोई ऐसी कंफ्यूजन तो करंटली नहीं है प्रोडक्ट या टेक्नोलॉजी के हवाले से। तो काइंडली हम क्या कहते हैं
2 मिनट वेट कर लेते हैं क्वेश्चंस का। एक क्वेश्चन आया है एसएन अली बुखारी साहब का, पूछ रहे हैं इज देयर एनी अदर कनेक्टिविटी सपोर्टेड एक्सेप्ट 10 गिग लाइक InfiniBand? जी बिल्कुल, इसमें हम फाइबर चैनल के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। FC का प्रोविजन मौजूद होता है जो कि हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो हम कंटिन्यू करें या किसी को क्वेश्चन करना है? हम वेट करें या कंटिन्यू करें, काइंडली कंफर्म कर लें ताकि हम फिर जो है ना ओके थैंक यू। चलें जी, अभी हम सबसे पहले एक VM इंस्टॉल करेंगे हमारे क्लस्टर में। बल्कि सबसे पहले मैं आपको इसका जो UI है या GUI है उसका इंट्रोडक्शन देता हूं ताकि आगे हमें जो है कोई समझने में दुश्वारी ना हो। सबसे पहले आप टॉप के ऊपर बार देख रहे होंगे जो कि कंप्लीटली आपको क्लस्टर का स्टेटस देगा, जो कि ये जो करंटली क्लस्टर डिप्लॉयड है उसके पास टोटल 6 कोर्स अवेलेबल हैं, ठीक है, और टोटल 45 GB रैम इस क्लस्टर में मौजूद है जो कि फुली यूटिलाइज हो सकती है। टोटल हमारे पास जो स्टोरेज होगा वो 649 GB है। अच्छा, इसमें हमें IOPS का स्टेटस भी देता है कि टोटल क्लस्टर के ऊपर IOPS का पीक स्टेटस क्या है। इसके अलावा हमें लेटेंसी बताएगा कि टोटल हमारे पास क्या लेटेंसी चल रही है इस क्लस्टर के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास जो बॉक्सेस आते हैं या जो पैनल हैं जिसके ऊपर आप आपको IP नजर आ रही होगी, ये IP रिप्रेजेंट कर रही है टू अ सिंगल नोड, और ये जो 15.2 GB है वो उसकी रैम है टोटल, और इसके ऊपर 7.19 GB फ्री मेमोरी अवेलेबल है। जबकि इस पे अपना जो अभी करंटली वर्चुअल मशीन चल रही है वो विंडोज डोमेन चल रहा है बेसिकली। और नेक्स्ट हमारे पास जो पैनल आता है वो सेकंड नोड का आता है विच इज असाइन द 202 IP, ठीक है। इसी तरह जो थर्ड है हमारी 203, इट इज अवर थर्ड नोड। इसी पे हमारा पूरा क्लस्टर अभी चल रहा है, और इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है VMs की वो भी आपको क्लियरली नजर आ रही होंगी कि कौन सी VM कौन से नोड के ऊपर चल रही है। ओके, हमारे पास जो नेक्स्ट पैनल आ जाता है वो आता है मेन्यू बार का, जिसमें हमें ये एक कंट्रोल सेंटर मिल जाता है। उस कंट्रोल सेंटर में हमारे पास जो भी कंट्रोल की प्रोविजन मौजूद है, जिसमें नंबर 1 आ जाता है लॉग्स जो होती हैं क्लस्टर की, वो तमाम यहाँ पे शो होंगी जो भी एक्टिविटी परफॉर्म होती है इसके ऊपर, या कोई भी ऐसी कोई भी मैसेजेस होंगे इसके, कोई भी नोटिफिकेशन होगी, वो तमाम की तमाम एरर की फॉर्म में, वार्निंग की फॉर्म में यहाँ अपेयर हो जाती है, इंक्लूडिंग आपको ईमेल पे भी जो है ना वो शूट हो जाती है। डिफरेंट कंडीशंस होंगी तो यहाँ पे अपेयर हो जाएंगी। हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि हम अपने क्लस्टर को शट डाउन कर सकते हैं। मीडिया है, जो भी हमारे पास ISO होंगी जो कि हमें डिप्लॉय करनी है इस क्लस्टर के ऊपर, हम यहीं से अपलोड कर देते हैं सारी, जो कि अभी करंटली जो डिप्लॉयड हैं वो आपको नजर आ रही होंगी। इसके अलावा हमारे पास जो रिमोट क्लस्टर का ऑप्शन मौजूद है कि अगर हमारी DR साइट के ऊपर हमने कोई क्लस्टर डिप्लॉय किया है और उसके साथ हम इसको कनेक्ट करना चाह रहे हैं तो ये भी हमारे पास प्रोविजन मौजूद है। अच्छा, हमें अगर किसी नौयत का कोई रिमोट सपोर्ट रिक्वायर्ड है स्केल कंप्यूटिंग से, ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे हम परमिशन दे सकते हैं उसको थ्रू डिफाइनिंग अ कोड, और हम अपना कनेक्शन ओपन कर सकते हैं टू प्रोवाइड द रिमोट सपोर्ट बाय द स्केल सपोर्ट इंजीनियर। इसके बाद हम डिफरेंट टाइप के शेड्यूल क्रिएट कर सकते हैं फॉर द डिफरेंट पर्पस, जो कि अभी हमने यहाँ पे एक शेड्यूल क्रिएट किया हुआ है, उसको हम देख लेते हैं। ये शेड्यूल है 1 आवर का, यानी इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी 1 आवर होगी, हर 1 घंटे के बाद चलेगा, ठीक है। और स्नैपशॉट की जो रिटेंशन पीरियड होगा वो 2 डेज के लिए होगा, ठीक है।
यानी कि हमारा जो भी स्नैपशॉट हर 1 घंटे में क्रिएट हो रहे हैं उसको रिटेन रखेगा 2 दिन के लिए, ताकि अगर हमारे पास कोई ऐसी रैंसमवेयर की लेट्स सपोज सिचुएशन आती है तो ठीक है, तो उसमें हमारे पास 2 दिन का ऑप्शन होगा। हम 2 दिन के अंदर जो है ना वो का डेटा इजीली रिस्टोर कर सकते हैं, या उस क्या कहते हैं स्नैपशॉट की बेसिस के ऊपर अपनी एक न्यू वीएम आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली पॉलिसी है शेड्यूलर की, और उस पर हम मल्टीपल जो है ना वो अपने शेड्यूलर क्रिएट कर सकते हैं। ये सेटिंग्स हैं जिसमें हम कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन करते हैं, एसएमटीपी की सेटिंग डिफाइन करते हैं, ठीक है, और जो ईमेल अलर्ट्स के रेसिपिएंट होंगे वो यहाँ डिफाइन हो जाते हैं। अगर आपके पास कोई एसएसएल सर्टिफिकेट है जो कि आप पब्लिश करना चाह रहे हैं या अपने नेटवर्क में एडिशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, तो यहाँ से एसएसएल सर्टिफिकेट कर सकते हैं। अच्छा, ये बेसिकली अपडेट है, अभी करंटली अपडेट आई हुई है, ठीक है। तो अभी चूंकि जब मैं अप्लाई करूंगा, ठीक है, क्योंकि अभी हम डेमो फेज में है तो अभी मैं अप्लाई नहीं कर रहा, लेकिन इसका प्रोसीजर सिंपल ये होता है, जैसे मैं अप्लाई का बटन प्रेस करूंगा तो ये इंटेलिजेंटली जो है ना वो तमाम वर्कलोड को 1 बाय 1 शिफ्ट करेगा, ठीक है, और उसमें आपको किसी किस्म की कोई डाउन टाइम नहीं रिक्वायर्ड। एक नोड को अपडेट करेगा, उस नोड को अपडेट करने के बाद तमाम वीएम को उस नोड के ऊपर शिफ्ट कर देगा और बाकी नोड्स को 1 बाय 1 अपडेट कर देगा। ये इसका सिंपल प्रोसीजर है। आप यूजर मैनेजमेंट यहाँ से कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप के रोल्स आप यहाँ से बना सकते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे यूजर करूँ तो आप रीड ओनली एक्सेस दे सकते हैं, आप एडमिन एक्सेस दे सकते हैं, या कस्टमाइज ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होगा जो कि आप ये सारे बैकअप के, क्लस्टर सेटिंग की, या वीएम क्रिएशन या एडिट का आप इंडिविजुअली यूजर को एक्सेस दे सकते हैं। अच्छा, ये सपोर्ट के लिंक्स दिए हुए, अगर आपने कोई ऐसी सिचुएशन आती है आपको सपोर्ट रिक्वायर्ड है तो फौरन यहाँ पे आप इजीली टिकट रेज कर सकते हैं ताकि स्केल केयर की सपोर्ट आपके लिए अवेलेबल हो। तो ये हमारा था कंट्रोल सेंटर। उसके बाद ये प्लस साइन है जो कि वीएम क्रिएट करने के लिए यूज हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है इंपोर्ट वीएम। हम किसी भी एक्सटर्नल वीएम इंपोर्ट कर सकते हैं। हमें यहाँ पे सिंपल एसएमबी पाथ प्रोवाइड करना पड़ेगा एसएमबी सर्वर का, ठीक है, और उस एसएमबी के ऊपर वो आपकी वीएम के जो वर्चुअल मशीन की ड्राइव्स अवेलेबल होगी, ठीक है, क्रेडेंशियल देने पड़ेंगे और उसका पाथ डिफाइन करना पड़ेगा। वो डायरेक्टली यहाँ से हमारी वीएम इंपोर्ट हो जाएगी। ये सारी ग्रुप्स हैं, डिफरेंट ग्रुप्स में हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। जैसे फायरवॉल का हमने सेपरेट ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें सारी फायरवॉल्स जो है यहाँ डिप्लॉयड हैं। जैसे मैक्रोटिक की फायरवॉल है, सोफोस की फायरवॉल करंटली डिप्लॉयड है। इसके बाद नेक्स्ट में हमने लिनक्स का एक ग्रुप बनाया हुआ है और लिनक्स की वीएम को हमने सेपरेट यहाँ शो किया है। उसके बाद विंडोज की सारी वीएम यहाँ नजर आ रही है हमें, ठीक है, और ये हम एक अनयूज्ड वीएम मैंने यहाँ पे क्रिएट किया। अच्छा, अब मैं सबसे पहले चूंकि हम एक इनिशिएट कर देते हैं वीएम बिल्ड का प्रोसेस, ताकि मीनवाइल हम इंट्रोडक्शन देते रहेंगे और हमारी वीएम डिप्लॉय हो जाएगी मीनवाइल, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास ये डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन मौजूद है। टैग हमारे पास जो भी हमने बनाए हैं अकॉर्डिंगली वो टैग्स मौजूद हैं, ठीक है। हम यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं कि भाई हमारी विंडोज वीएम है कोई या कोई और वीएम है। उसके बाद ड्राइव्स परफॉर्मेंस डिफाइन कर सकते हैं, बूट टाइप हम डिफाइन कर सकते हैं, सीपीयू जो कोर्स हैं हम यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं जो भी हमारे पास अवेलेबल होंगी, मेमोरी यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं, और ड्राइव डिफॉल्ट अभी 100 GB आ रही है, हम यहाँ से एडिशनल ड्राइव्स भी यहाँ से आसानी से उसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब बेसिकली यहाँ से हम डिफाइन करेंगे कि हमें कौन से बूट मीडिया से इसको बूट कराना है। तो हमारे पास अभी विंडोज 19 की एक आईएसओ मौजूद है, हम इससे बूट कराते हैं इसको, ठीक है, और उसको क्रिएट करते हैं। ठीक है, हमारी टेस्ट वर्चुअल मशीन यहाँ अपेयर हो गई है, ठीक है। हम यहाँ से डायरेक्ट उसको क्लिक करके इसका कंसोल ऑन करते हैं और स्टार्ट का बटन प्रेस करेंगे।
ये हमारी विंडोज आईओएस से बूट होना शुरू हो गई। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा सारी चीजें जो हम लोग बता रहे हैं आपको। अगर किसी को कुछ भी समझ में ना आए तो बीच में क्वेश्चन कर सकते हैं। ये हमारी विंडो की स्क्रीन आ गई इंस्टॉलेशन की, हमने इंस्टॉल किया। स्टैंडर्ड एडिशन डेस्कटॉप एक्सपीरियंस मैंने सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, इनिशियली हमें बेसिकली इसका एक ड्राइवर लोड करना पड़ेगा ताकि जो जो हाई परफॉर्मेंस इसके अंदर ड्राइवर मौजूद है वो हमें मिल सके। तो ये बेसिकली इसका विट्रो आयो स्कजी कंट्रोलर होता है, वो हमें इनिशियली इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दो ड्राइव हमने चूंकि ऐड की थी तो ये दोनों ड्राइव अपेयर हो गए। हम यहाँ से एक सिंगल ड्राइव को सेलेक्ट करके उस पर इंस्टॉलेशन अपनी स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये इंस्टॉलेशन का प्रोसेस अभी चल रहा है। मीनवाइल हम इसके जो GUI है उसको जरा समझते हैं। ओके, जैसे हमने बताया कि यहाँ पे ग्रुप का ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। ठीक है, प्लस साइन करेंगे, उससे हम तमाम को एक्सपेंड कर सकते हैं या रिस्टोर कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये तीन आइकन आपको नजर आ रहे होंगे जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंफॉर्मेशन को, जो कि तमाम इंफॉर्मेशन यहाँ से व्यू हो सकती है। जैसे मैं यहाँ इसको क्लिक करूंगा तो तमाम जो पैनल्स हैं VMs के ऊपर, जो कि ये सारे पैनल जो है ना वो हर एक VM को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा तो आप देखिए तमाम VM के पैनल के ऊपर स्टेटस चेंज हो जाएगा, जो कि डिवाइसेस के ऊपर स्विच हो जाएगा। और ये जो नेक्स्ट हमारे पास जो पैनल है वो है स्नैपशॉट का। ठीक है, तो ये स्नैपशॉट के तमाम पैनल्स के ऊपर मूव हो जाएगा और यही सेम आइकन हमें जो है ना वो ग्रुप में भी मिल जाते हैं और हर वर्चुअल मशीन में भी मिल जाते हैं। अगर हमें इंडिविजुअली मशीन का स्टेटस यहाँ पे चेंज करना है, इंफॉर्मेशन पे जाना है, डिवाइस पे जाना है, तो हम आसानी से यहाँ से स्विच कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास ये पावर बटन मौजूद है। हम इस पावर बटन से अपनी मशीन को एक सिंगल क्लिक पे ऑन कर सकते हैं। ये हमारी मशीन अप हो रही है। ये करंटली सोफोस की वर्चुअल मशीन यहाँ चल रही है ऑलरेडी। ये इसका पैनल हमने ओपन किया तो ये बेसिकली इसका पैनल आ गया, यानी कि कंसोल। ठीक है, अच्छा, अभी हमें मशीन डाउन करनी है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास ऑप्शन आ जाएंगे 4, जिसमें नंबर 1 होगा रीबूट, शट डाउन डायरेक्ट कर लें, पावर ऑफ कर दें या कैंसिल कर दें। ठीक है, यहाँ से जैसे मैं पावर ऑफ करूंगा तो ये मशीन यहाँ से ऑफ हो जाएगी। अच्छा, अभी हम अपनी टेस्ट मशीन का स्टेटस भी मीनवाइल देख लेते हैं। ठीक है, अभी ये 49% कंप्लीट हो गई। अच्छा, ये हमारा एक ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड विंडो है, डोमेन सर्वर। उसमें हमने बेसिकली जो हम स्टार्टिंग में जो हमने शेड्यूलर देखा था 1 आवर का, वो बेसिकली इस पे अप्लाई किया हुआ है। तो देखें हर 1 घंटे में जो है ना ये ऑटोमेटिकली स्नैपशॉट क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो ये इसका स्नैपशॉट हम यहाँ से चाहें तो किसी भी वर्चुअल मशीन में इसको माउंट कर सकते हैं। ठीक है, ये माउंट का बटन आ रहा है। और अगर हम चाहें तो इस स्नैपशॉट से डायरेक्टली एक नई VM क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से क्लिक करूंगा तो मुझे ये दे देगा कि भाई विन डोमेन का एक क्लोन बनाने जा रहे हैं। ठीक है, और जैसे ही मैं क्लोन का बटन प्रेस करूंगा
ठीक है, तो वो उस स्नैपशॉट से मुझे एक नई वीएम बिल्ड करके दे देगा विद इन अ मिनट्स। ठीक है, ये मशीन जो क्लोन है जो कि हमने स्नैपशॉट से क्रिएट की थी, यहाँ पे अवेलेबल हो गई। और हम यहाँ से इस वीएम को डायरेक्टली पावर अप कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारी वो विंडो है डोमेन की जो कि हमने अभी क्लोन की थी और हमने उसको पावर अप कर दिया। ठीक है, तो वो विद इन अ मिनट्स उसने हमें क्लोन करके मशीन अवेलेबल कर दी, और जो कि विद इन अ मिनट्स और 2 जो है ना वो बूट भी हो जाएगी। ये हमारी क्लोन की हुई मशीन जो है, वर्चुअल मशीन अपीयर हो गई है स्क्रीन के ऊपर। हम इस पे आसानी से लॉग इन कर सकते हैं। ये मशीन हमारी आ गई जो कि हमने क्लोन से क्रिएट की थी। ठीक है, हम यहाँ से आसानी से शट डाउन कर सकते हैं उसी तरह जिस तरह हम विंडो को नॉर्मली शट डाउन करते हैं। अच्छा, उसके बाद हम स्टेटस ले लेते हैं अपनी टेस्ट मशीन का। टेस्ट मशीन हमारी रीबूट पे दोबारा चली गई है। अच्छा, ये टेस्ट मशीन हमारी अप हो रही है। ये विंडोज 10 की एक मशीन बनी हुई है, उसमें भी एक्सेस करके देख लेते हैं उसको। ये लॉगिन है ऑलरेडी, और इसके ऊपर इसी फायरवॉल के थ्रू इसके ऊपर इंटरनेट डिप्लॉय। ये जो है इसी क्लस्टर के अंदर हमारी एक फायरवॉल डिप्लॉयड है, हम उसी से इंटरनेट को सर्व कर रहे हैं इस मशीन के ऊपर। ये सेपरेट नेटवर्क है 100 का। ठीक है, यानी कि 192.168.100.201 इट इज आईपी। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं हमारी टेस्ट मशीन को दोबारा। अच्छा, ये बेसिकली इसकी वजह ये होगी कि वो हम इसको रिबूट करेंगे दोबारा। अच्छा, हम थे यहाँ पर डोमेन के ऊपर स्नैपशॉट के ऊपर, राइट। ये स्नैपशॉट हैं सारे के सारे जो कि हावर्डली यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं। एक और एक्टिविटी है जो कि हमारे पास ये स्नैपशॉट मौजूद है। सबसे पुराना स्नैपशॉट को हम माउंट करते हैं इसी विंडो में। जैसे यहाँ पे मैं प्लस का बटन प्रेस करूंगा तो ये बेसिकली माउंट हो गई इस वर्चुअल मशीन में। इस पे लॉगिन करते हैं और वो जो माउंट की है ड्राइव उसको एक दफा टेस्ट करते हैं। क्योंकि ये ऑफलाइन होती है, जब हम माउंट करते हैं तो हमें एक दफा उसको ऑनलाइन करना पड़ेगा यहाँ से, तो हम इसको ऑनलाइन करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली सेम वर्चुअल मशीन है, लेकिन उसका एक डिफरेंट टाइम पीरियड में हमने एक स्नैपशॉट क्रिएट किया था जो कि यहाँ अपेयर हो चुका है जी ड्राइव के तौर। ठीक है, और हमें जो कुछ भी रिस्टोर करना है उस ड्राइव में से बड़ी आसानी से हम जी ड्राइव में से डेटा को एक्सेस करके डेटा रिस्टोर कर सकते हैं। ड्राइव को एक्सेस करके डेटा रिस्टोर कर सकते हैं। ठीक है, जब हमारा जो पर्पस है सॉल्व हो गया तो हम यहाँ उसको ऑफलाइन करेंगे डायरेक्टली। ठीक है, और वहां से हम उसको डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये टेस्ट मशीन को हमें रिबूट करना है बेसिकली।
ताकि हम उसको जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है उसको कंटिन्यू कर सकें। अब हम इसको रिबूट करेंगे क्योंकि हमने डिवाइस जो ड्राइव है उसको इजेक्ट कर दिया है, और हम इसको स्टार्ट करेंगे। ओके, बेसिकली हम 2 ड्राइव ऐड की हुई है, तो वो बूटिंग प्रायोरिटी में ये कंफ्यूज हो रहा होगा, तो हम बेसिकली बूटिंग प्रायोरिटी हम सेट करते हैं यहाँ पर अभी। ये हमने बूटिंग की प्रायोरिटी चेंज कर दी, ठीक है। अब एक दफा इसको रिबूट करते हैं। ये हमारी विंडोज जो अभी हमने डिप्लॉयमेंट स्टार्ट की थी उससे बूट होना शुरू हो गई है। अच्छा, हमने अननेसेसरी बेसिकली आईएसओ को इजेक्ट किया है, चूंकि वो ड्राइव की प्रायोरिटी जो है वो बूटिंग की हमने प्रॉपर्ली सेट नहीं की थी, इसलिए वो बूट नहीं हुई थी। अब मैंने हम प्रॉपर्टी इसको प्रॉपर्ली डिफाइन कर ली, तो ये अब हमारी विंडोज बूट होना शुरू हो गई है। अब ये फर्स्ट टाइम बूट हो रही है। अच्छा, अब हम करेंगे स्नैपशॉट। हमने माउंट कर लिया स्नैपशॉट को, हमने एक वीएम भी बिल्ड करके देख ली, हमने स्केजुअल स्नैपशॉट भी देख लिए, ठीक है। और उसके जो भी यहाँ पे स्नैपशॉट करंटली जो इसने डिप्लॉय किए हैं वो यहाँ अपेयर हो गए हैं, और इसी तरह हम सिंगल बटन से जो है ना वो अपनी आसानी से उस स्नैपशॉट से वीएम भी क्रिएट करके हमने देख ली। अच्छा, अब हमारी जो विंडोज अभी बूट हो रही है उसी पे हम एक फेल ओवर टेस्ट करेंगे, ठीक है। ओके, अभी हम इस पे लॉगिन करेंगे मशीन के ऊपर और इसके ऊपर फेल ओवर टेस्ट करेंगे। कैमरे का ऑप्शन आ रहा है, कैमरे का ऑप्शन आ रहा है। अच्छा, एक हमें एडिशनल काम करना पड़ेगा इसके ऊपर, क्योंकि जिस तरह हमने इसके ऊपर ड्राइव के लिए एक ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ा था, इसी तरह ईथरनेट के लिए हमें इस पे ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। ड्राइवर अपडेट करेंगे
उसी तरह जिस तरह हमने करंटली उसका किया था स्टोरेज का। ये यहाँ पे माउंटेड है ऑलरेडी स्केल कंप्यूटिंग के जो टूल्स होते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंगली आप इस पे डिप्लॉय कर सकते हैं। ये मेरा नेटवर्क अवेलेबल हो गया, ठीक है। और यहाँ से मैं डायरेक्टली अपने रिसोर्स को एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। ये इस पे इंटरनेट भी अवेलेबल हो गया, ओके। अच्छा, अब हम करेंगे फेल ओवर टेस्ट। फेल ओवर टेस्ट के लिए, टेस्टिंग पर्पस के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो हमारी टेस्ट मशीन चल रही है, पहले हम ये चेक करते हैं कि ये कौन से नोड के ऊपर चल रही है। ये चल रही है 203 के ऊपर। अच्छा, 203 पे चल रही है तो हम डेमो पर्पस के लिए जो विन टीएस की नोड है उसका नेटवर्क केबल रिमूव करेंगे, ठीक है। और ये चेक करेंगे कि हमारे पास जो मशीन है इसकी आईपी क्या है। इसकी है 2.94। 2.94 को हम यहाँ से पिंग करते हैं और उसका नेटवर्क केबल रिमूव करते हैं। अच्छा, इसके ऊपर बेसिकली फायरवॉल पिंग अभी अलाउड नहीं है, तो मैं पहले पिंग अलाउ कर देता हूँ। ओके, मेरा पिंग आ गया है मशीन के ऊपर से, ठीक है। अभी मैं नेटवर्क केबल रिमूव करूंगा और नोड की जो आईपी है मेरी 192.168.2.203, इस नोड के ऊपर हमारी जो विन टीएस्ट है वो चल रही है, राइट। अभी मैं इस स्पेसिफिक मशीन को, इसकी आईपी को रिमूव, अच्छा, साथ में मैं एक 203 को भी पिंग करता हूँ। ये दोनों पिंग आपकी स्क्रीन पे अभी आ रही होंगी, ठीक है। अभी मैं 203 की जो नोटबुक है उसको मैं रिमूव करूंगा। ये मेरा दोनों मशीनों के ऊपर से पिंग टाइम आउट आ गया, ठीक है। उसके बाद अब हम यहाँ पे मैसेजेस देखते हैं जो कि नोड फेल ओवर डिक्लेयर करने के ऊपर यहाँ पे अपेयर होना शुरू हो जाएंगे। और जो हमारी विन टेस्ट की जो मशीन है वो रेप्लिकेट चूंकि बैकएंड के ऊपर ऑटोमेटिकली बैकएंड नेटवर्क से हो रही है, ठीक है, वो अवेलेबल हो जाएगी किसी भी वर्किंग नोड पे, गुड वर्किंग नोड के ऊपर। अब हम इसको मॉनिटर करेंगे। क्रिटिकल डेटा रिडंडेंसी इज डिग्रेडेड का मैसेज मेरे स्क्रीन पे अपेयर हो गया है और वो मुझे थोड़ी देर में ईमेल भी आ जाएगी।
ये एक नोड इसने डिक्लेयर कर दी कि डिसअपेयर हो गई है बेसिकली, और वो उसका मैसेज भी हमारे पास आ गया। अब हम वेट करेंगे कि हमारी जो विन टेस्ट की वीएम है वो 202 पे रिस्टोर होना शुरू हो गई है। आपने 202 के ऊपर आप देख सकते हैं आसानी से कि ये जो विन टीएसटी की वीएम है वो, और आप पिंग भी देखें, इसकी पिंग भी दोबारा जो है ना वो रिस्पॉन्स करना शुरू कर दिया, यानी कि हमारी जो वर्चुअल मशीन है वो लाइव हो गई है। अब उसको एक्सेस करके भी देख लेते हैं। ये हमारी अपेयर हो गई है वर्चुअल मशीन। ठीक है, अब इस पे हम करते हैं लॉगिन। और ये उसी स्टेट पे आ गई जिस स्टेट पे लास्ट इसने डिसअपेयर हुई थी नेटवर्क से। ठीक है, अच्छा अब हम नेक्स्ट फेज में चूंकि हमारी लेट सपोज कि जो नोड है उसमें कोई इशू हुआ, फिजिकली कोई हार्डवेयर में मसला हुआ, अब हम उस नोड को दोबारा रिस्टोर करेंगे। और वो किस तरह? ऑटोमेटिकली विदाउट डाउन टाइम, यानी कि ये स्विच कर देगा हमारी इस वीएम को दोबारा प्रीफर्ड नोड के ऊपर, विच इज 203, यानी कि 192.168.2.203 तो रिस्टोर करें। अब मैं जो है ना वो इसकी केबल को दोबारा रिस्टोर करने जा रहा हूँ। ये मेरी 202 की जो 203 की जो वो थी नोड्स, वो बेसिकली उसकी पिंग रिस्पॉन्स दोबारा आ गया, राइट। अब हम मॉनिटर करेंगे कि जो हमारी विन टीएसटी की जो वीएम थी वो किस तरह दोबारा 203 पे माइग्रेट या स्विच होके, ठीक है, हमें अवेलेबल हो जाएगी। ये दोनों पिंग्स आपकी स्क्रीन पे अभी नजर आ रही होंगी। ठीक है, साथ में ये जो मैसेजेस हैं आप उसको भी फॉलो करते रहें, उसमें भी आपको एक कंप्लीट पिक्चर नजर आएगी कि ये किस तरह चीजों को रिस्टोर कर रहा है। ठीक है, ये हमारी 203 है जो कि अभी रिस्टोर होने जा रही है। अच्छा, अभी मैं आपको इसकी ईमेल भी दिखा देता हूँ जो कि फेलियर के केस में ये मुझे रिसीव हुई है। ठीक है, कि भाई इस पे जो है ना वो अनरीचेबल हो गया आपका नोट। ठीक है, और उसी तरह जो भी इसकी कंडीशंस होगी वो कंडीशन हमें जो है ना वो टाइम फ्रेम में जो है ना डिफरेंट में इसकी ईमेल हमें मिलना शुरू हो जाएगी। अच्छा, ये जो बेसिकली इसने रिकॉग्नाइज कर लिया 203 को क्लस्टर ने कि ये जो है ना वो नोड रिस्टोर हो चुकी है, राइट। अब बेसिकली हमारी जो विन टीएसटी की वीएम है वो डायरेक्टली उस पर स्विच हो जाएगी, क्योंकि वो इसकी प्रेफरेंस होती है
वो इस तरह के इंटेलिजेंटली ये डिसाइड करता है कि जो VMs है वो किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हों इन अ क्लस्टर ऑन अ डिफरेंट नोड्स। ठीक है, वो उसको अपनी मैनेज करता है ताकि हाई अवेलेबिलिटी को अश्योर कर सके। ये अभी अंडर प्रोसेस है बेसिकली। दोनों जो नोड है हमारी वो भी, इसका भी रिस्पॉन्स परफेक्ट आ रहा है, और हमारी जो VM है जो कि अभी करंटली नोड 202 पे चल रही है। ठीक है, अब हम इंतजार कर रहे हैं इस बात का कि जो WinTST है वो दोबारा उसी नोड पे रिस्टोर हो जाए जिस नोड से वो डाउन हुई थी बेसिकली। यहाँ पे मैसेज भी आ गया कि ये अटेम्प्ट करने जा रहा है बेसिकली कि जो हमारी प्रिफर्ड नोट है उसके ऊपर VMs को दोबारा रिस्टोर करे। यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर है जो अभी तक हमने बताया कि PM कैसे मैनेज हो रही है यहाँ पे और इसमें कोई मीन वाले अगर सवालात हैं तो आप बिल्कुल इसका, जो कि ये इसमें रिस्टोरेशन और प्रोसेस है उसमें कुछ मिनट्स लग जाते हैं इजाफी। अगर कोई सवालात हैं तो प्लीज आप कर सकते हैं।
अच्छा, ये जो एक आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इसमें टाइम ज़्यादा लगा है। थोड़ी देर में मैं अभी आपको जब अपना कैमरा ऑन करके इसका साइज बताऊंगा ना, तो आप खुद जो है ना वो हैरान हो जाएंगे कि जो VMware है ना वो इस साइज के डेटा सेंटर पे चल ही नहीं सकता। ठीक है। और चूंकि इसके ऊपर अभी हम जो माइग्रेशन प्रोसेस है वो 2 मशीनों का हुआ है, इसलिए टाइम थोड़ा सा ज्यादा लग गया। ठीक है। और अगर आप अभी करंट स्क्रीन पे देखें तो मेरी जो दोनों वर्चुअल मशीन थी, यानी कि विंडोज 10 और विन TST, जो कि अभी हमने डिप्लॉय की थी, ये दोनों की दोनों मेरी जो है ना वो 203 नोड के ऊपर रिस्टोर हो गई है। ओके। अच्छा, अब जहाँ ये सवाल आया कि भाई इतना टाइम क्यों लग गया। ओके, अभी मैं शफकत से रिक्वेस्ट करूंगा, कशफ से, कि जरा वो आपको डेटा सेंटर जो अभी हम आपको जिस पे हम ये क्लस्टर चला रहे हैं, बेसिकली जो नोड्स हैं हमारे, उसका साइज आपको दिखाते हैं। ठीक है। फिर आप खुद कंपेयर कीजिएगा कि VMware और उसमें कितना फर्क है टाइम में। ओके। अच्छा, अभी मुझे ये जो है ना वो हमारी ऑन हो जाएगी, कैमरा आ जाएगा। अच्छा, मैं अभी अपनी स्क्रीन, चूंकि हमारी जो जो डेमो जो ऑपरेशन था सारा का सारा जो स्टेप्स है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है। तो अभी मैं अपनी जो शेयरिंग है वो ऑफ करके मैं कैमरा ऑन करूंगा, ताकि मैं आपको जो है ना वो डेटा सेंटर का एक टूर भी करा सकूं फिजिकली। प्लीज हम हमारे साथ रहिएगा प्लीज। अब आप कंपेयर करें VMware के साथ, तो क्या VMware इस साइज के सर्वर के ऊपर डिप्लॉय हो सकता है? और ये जो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन हैं, जैसे मैंने बताया कि ये Core i3 की नोड है मेरे पास, और कंप्लीट जो कोर्स हैं इसमें करंटली वो 6 कोर्स अवेलेबल हैं। इसकी जो रैम है वो 15 GB ईच नोड, और SS इस पे जो NVMe लगी हुई है वो तकरीबन 256 GB की लगी हुई है। तो ऑब्वियसली जो ये क्लस्टर है वो VMware हार्डवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर हम इसी सॉफ्टवेयर को किसी Xeon सर्वर के ऊपर डिप्लॉय करेंगे तो आप खुद अंदाजा करें कि वो कितनी देर में मशीन रिस्टोर होगी। ये मेरा पूरा डेटा सेंटर अभी चल रहा है, जो कि आप देख सकते हैं, और ये सारा डेमो हमने इसी पे परफॉर्म किया है। जी सर। अच्छा, अब मैं आपको इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो बताता हूँ। या आपने इसका एक टूर कर लिया हमारे डेटा सेंटर का, जो कि 4x4 लूप के ऊपर डिप्लॉयड है, और इसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो अभी मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ। जी, अभी आप मेरी स्क्रीन देख सक रहे हैं। ये हमारा जो क्लस्टर है टोटल, इट इज अ Core i3 6 कोर, टोटल रैम 45 GB, स्टोरेज है इसकी 649, और हम इसको किसी भी IP से एक्सेस कर सकते हैं फ्रॉम द 201, 202 और 203।
और इसकी जो प्राइवेट आईपी या बैकप्लेन आईपी है जो कि इंटरकनेक्टिविटी के लिए यूज होगी नोड की फॉर द पर्पस ऑफ द एप्लीकेशंस एंड तमाम जो प्रोटोकॉल्स हैं हाई अवेलेबिलिटी के, उसको कम्युनिकेट करने के लिए बैकप्लेन नेटवर्क यूटिलाइज होता है। अच्छा, हमारी जो नोड है वो है Core i3 की, उसमें 2 कोर का प्रोसेसर लगा हुआ है, Core i3 का 16 GB हर नोड के ऊपर उसकी रैम है, मेमोरी है, 256 GB जो है ना वो उस पर स्टोरेज है, और इसकी आईपी जो थी वो 201, 202 और 203। ये हमारा जो है ना वो टोटल डेटा सेंटर अभी जो आपने डेमो किया और हमने उसको आपका टूर भी कराया। अब सवालात हैं अगर प्लीज तो काइंडली आप अपना चैट बॉक्स यूज करें, अपना माइक यूज करें, और उसमें आपका कितना इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है। अगर कोई ऐसी चैलेंजेस हैं आपके सामने इसके हवाले से, डेटा सेंटर के हवाले से, तो काइंडली वो भी हमसे शेयर करें। थैंक यू बॉस, आई थिंक अच्छी प्रोडक्ट है, इंशाल्लाह इसको कंसिडर करेंगे। लेकिन मैं कुछ सेशन मिस कर गया हूँ बीच से, प्लीज मुझे शेयर कर लीजिए इसका लिंक अपनी वीडियो का। बिल्कुल कश्यप, अभी आपको थोड़ी देर में जो है ना इसका लिंक भेजेंगे। ठीक सर, इसको दोबारा से इंशाल्लाह रिव्यू करूंगा, अपनी टीम से भी शेयर करूंगा। बिल्कुल, थैंक जरूर यू सो जरूर। मच। और कोई भी क्यूरी हो तो काइंडली हम वी आर अवेलेबल, ठीक है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं किसी वक्त भी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। एनीबॉडी एल्स, एनी क्वेश्चंस टेक्निकल सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू से, रिक्वायरमेंट के लिहाज से, किसी नौयत का भी करंटली कोई अगर क्वेश्चन है, आप अपना चैट बॉक्स यूज करें। आपके पास हमारे स्क्रीन के ऊपर कांटेक्ट डिटेल आ रही है, आप अपना कॉल कर सकते हैं हमें, आप ईमेल कर सकते हैं।